students, I hope you all are doing great and I am back with the revision of another chapter. I hope आप सब लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस का रिविजन देख लिया होगा एंड आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा एंड डेफिनेटली रहेगा. अब क्योंकि रेजिडेंशियल आपका 30 मिनट्स में हो गया है, दैट मीन्स आप अगर ऑन अ डेली बेसिस भी उसे देखना चाहते हो या जब भी आप अपना डीटी रिवाइज करना चाहते हो, यू कैन रिवाइज द रेजिडेंशियल स्टेटस इवन ट्वाइस इन अ सिंगल डे. आधे आधे घंटे का है, और भी ज्यादा अगर आपको टाइम कम करना है तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा करके उसे देख लीजिए, राइट? तो उसी सीरीज में, उसी फ्लो में आज हम एक और चैप्टर कवर करेंगे विच इज अगेन very important chapter for our examination. इंटरमीडिएट लेवल के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड है. और सारे हेड्स में से, पांचों हेड में अगर मैं बोलूं कि सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी हेड कौन सा है, सो दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो इत्तू सा हेड है, उस इत्तू से हेड को हम इत्तू से टाइम में खत्म कर देंगे एंड दैट टू विद ऑल द कंप्लीट डिटेल्स. वी विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग एंड वी विल कंप्लीट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं. सबसे पहले एक सेक्शंस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है. तो सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है. अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है दैट मैम डू वी नीड टू लर्न दीज सेक्शंस बाय हार्ट? So no, you are not supposed to learn these sections, all the sections by heart. But yes, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ important sections, मतलब जो टीचर खुद सेक्शन के थ्रू रेफर कर रहा है ना, वो आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा. एंड पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कभी कभी सेक्शन कोट वो कर सकता है. तो एक क्विक ग्लैंस तो आप रखिए, एक आइडिया रखिए. अपने आंसर में कोट मत कीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं सेक्शन 22 की बात कर रही हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनकम टैक्स का चार्जिंग, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर हाउस प्रॉपर्टी. सो बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि सेक्शन 22, सेक्शन 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है. देन सेक्शन 23, सेक्शन 23 जो है वो है हमारा एनुअल वैल्यू का, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू. देन सेक्शन 24 हमें बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमें कौन सी डिडक्शन मिलेगी. देन हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सेक्शन नंबर 25 आता है. सेक्शन नंबर 25 ए जो है वो आपको बताता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर ऑफ रेंट. Then section number 26 is your co-ownership and last but not the least section number 27 is your deemed owner. ये सारे सेक्शन हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करने हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 यानी कि चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, अभी वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो एक बिल्डिंग होगी. हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तभी, आपकी टैक्सेबिलिटी तभी आती है जब बिल्डिंग होगी. लैंड, ओनली लैंड नहीं चलेगा, वेकेंट लैंड नहीं चलेगा, बिल्डिंग होना जरूरी है. बिल्डिंग के साथ में जो अटैच लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, वो चलेगा. जैसे आपका जो भी पार्किंग एरिया होता है, जो पार्किंग स्पेस होती है, दैट इज लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग के साथ में अटैच्ड लैंड. ठीक है, तो उसकी एनुअल वैल्यू कहां पर टैक्सेबल होगी, उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में. ओके, और उस प्रॉपर्टी का असेसी ओनर होगा. नाउ हेयर ओनरशिप इंक्लूड्स योर डीम्ड ओनर. क्या बोला मैंने? ओनरशिप इंक्लूड्स योर डीम्ड ओनर. ठीक है, नेक्स्ट. अभी सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन ने हमें बोला कि एनुअल वैल्यू. तो हम ये एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं? एनुअल वैल्यू आप निकालोगे फर्स्टली जीएवी, जीएवी यानी कि योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स. जीएवी, जीएवी में से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद में आएगा एनएवी. एनएवी में से आपको 2 डिडक्शन मिलेगी, एनएवी में से आपको 2 डिडक्शन मिलेगी. ये याद रखना है क्योंकि केवल और केवल ये 2 डिडक्शन ही आपको मिलती है
इसके अलावा वो कुछ भी नाम बोल दे, किसी भी चीज की रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी माइनस 2 डिडक्शंस 24A 24B, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। दैट मीन्स हमें इस पूरे हेड के अंदर यही चीजों को देखना है, जीएवी क्या होती है, कौन से केसेस में जीएवी कैसे कैसे कंप्यूट करी जाती है, म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यानी कि एनएवी क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का प्रोविजन क्या है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी जीएवी के साथ में। तो जीएवी कैसे कंप्यूट करनी है, हमें बहुत ध्यान से समझना है इस प्रोसेस को। जीएवी के लिए हमें क्या देखना है, हाई लो हाई, हाई लो हाई। हाई माने सबसे पहले आपको इसके अंदर कंसिडर करना है, हम निकालते हैं पहली चीज जो होगी वो होगी एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करना। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कंप्यूट करते हैं हम, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर वाले को लेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। ये लोअर वाला अमाउंट होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड को आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रेंट से, और दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी जीएवी होगी। तो हो गया ना अल्टीमेटली हाई लो हाई। हाई किसका, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। लोअर को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से विच एवर इज हायर। दैट विल बी योर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके नाउ एक छोटी सी चीज, जब आपने प्रॉपर्टी, अभी जीएवी के अलग अलग केसेस होते हैं, जीएवी के अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट करी है, पूरे साल के लिए लेट आउट करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कंप्यूटेशन होती है जैसा अबव देखा वैसे ही कंप्यूटेशन होगी। दूसरा, आपके पास अनरियलाइज्ड रेंट आ गया ना। व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट इज कि आपका रेंट आपके पास मिला नहीं है, आपको रिकवर नहीं हुआ है वो रेंट, यानी कि आपको मिला नहीं है वो रेंट, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट, जो रेंट हमें रियलाइज नहीं हुआ। तो अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि वो हमको मिला ही नहीं है भाई, तो एक्चुअल रेंट में से माइनस करो ना, क्योंकि आपके लिए हम टैक्सेबल क्या करेंगे, जो आपकी इनकम होगी वो टैक्सेबल करेंगे। तो अनरियलाइज्ड इनकम ही नहीं बनी, क्यों टैक्सेबल करेंगे, नहीं टैक्सेबल करेंगे। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट का पार्ट ऑलवेज डिडक्ट होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अनरियलाइज्ड रेंट ऑलवेज डिडक्ट होगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। ओके नाउ अभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए लेट आउट है और थोड़े टाइम के लिए वेकेंट है, तो उस केस में हम क्या करें, थोड़े टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट, थोड़े टाइम प्रॉपर्टी वेकेंट। नाउ अगेन बहुत फोकस के साथ में आपको देखना है कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज्यादा आ रहा है एक्चुअल प्लस वेकेंसी पीरियड के रेंट से। नाउ एक्चुअल प्लस वेकेंसी पीरियड का रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट जितने टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट थी, वेकेंसी रेंट जितने टाइम प्रॉपर्टी वेकेंट थी। तो एक्चुअल प्लस वेकेंसी पीरियड का रेंट, सपोज मेरी प्रॉपर्टी 4 महीने के लिए लेट आउट थी और 8 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट थी, तो 4 महीने का एक्चुअल रेंट, 8 महीने का वेकेंट रेंट, मतलब वेकेंट है, खाली पड़ी है, लेकिन कुछ तो उसमें भी रेंट बन रहा होगा ना, वो रेंट आपको दोनों को कंबाइन करके चेक करना है, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा आ गया तो एक्सपेक्टेड ही जीएवी बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा था हाई लो हाई, लास्ट वाले में हाई होता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो अगर एक्सपेक्टेड हायर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक्सपेक्टेड कम या बराबर आ रहा है, और ये किस वजह से कम आ रहा है, वेकेंसी की वजह से कम आ रहा है, वेकेंसी नहीं होती तो हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड को एक्सीड करता। देखो जेन्युइन सा प्रोविजन है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी अपने, ऑफ कोर्स एक चीज नोटिस करेगी ना कि भाई आपका एक्चुअल रेंट
किस वजह से कम आ रहा है? वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड को एक्सीड करता और हम उस एक्चुअल के ऊपर टैक्स लेते। तो अभी भी वही करो आप, समझे मेरी बात? अगर वैकेंसी है तो एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट को कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड ज्यादा तो एक्सपेक्टेड जीएवी बन जाएगा, बट अगर एक्सपेक्टेड कम या बराबर आ रहा है तो जो एक्चुअल रेंट है वो आपका जीएवी बन जाएगा। ध्यान से सुनना, एक्चुअल बोला मैंने, यानी कि 4 महीने वाला रेंट। एक्चुअल पूरे 12 महीने का नहीं, 4 महीने वाला रेंट। ठीक है ना? म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। वो जो ऊपर अभी हमने पढ़े, ये कुछ जनरल केसेस होते हैं जिनमें जनरली डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है। आगे और भी केसेस आएंगे, बट पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे हैं। नाउ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या चीज होती है? म्युनिसिपल टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। इसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है कि म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस? तो सबसे पहले असेसी जो है, मतलब जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है वो ओनर ने पे किया होना चाहिए। टेनेंट अगर पे करेगा तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। ओनर की जेब से वो पैसा निकला होना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स का। टेनेंट पे करेगा तो रिडक्शन ओनर को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स पेड बाय ओनर। सेकेंड, इट मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 2 कंडीशन, पेड बाय ओनर, एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर में म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं करा, सरकार को टैक्स नहीं दिया, रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फिर कब मिलेगी? जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में मिलेगी। अगर हमने पिछले साल में पुराने अपने पाप धोए होंगे, यानी कि पुराने वाले म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट करा होगा, तो पुराने वालों की मिल जाएगी। कब मना किया? हमने कुछ नहीं बोला ना कि एक बार नहीं मिलेगी तो जीवन भर नहीं मिलेगी। नथिंग लाइक दैट। जिस साल पेमेंट करो, फिर वो चाहे किसी भी ईयर का म्युनिसिपल टैक्स हो, जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हो उस ईयर में डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जाओ ऐश करो। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड्स टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक जो भी आपके म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड काम होते हैं ना, मतलब सिंपल सा इतना सा याद रखो, जो भी आपका ये नल, बिजली, पानी, म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका म्युनिसिपल टैक्स के अंदर जाता है। म्युनिसिपल टैक्स आप क्लेम कर सकते हो केवल और केवल लेट आउट एंड डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं कर सकते हो। ओके ओके, तो हमने जीएवी देखा। जीएवी के 2 छोटे से केस देखे। जीएवी में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, उसको देख लिया। आती है एनएवी। एनएवी को क्या देखना है, वो तो वैसे भी माइनस करके आएगी। उसमें से हम देते हैं 2 डिडक्शन, यानी कि एक तो हम देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबको ही मिलेगा क्या? 30% ऑफ एनएवी। जितनी भी आपकी एनएवी आ रही है उस एनएवी का 30% डिडक्शन सबको मिलेगा। फ्री है भाई, लूट लो, खूब लूट लो। एनएवी का 30% लेकर के चले जाओ। तो ये सबके लिए है सेक्शन 24A। शर्त, एनएवी कुछ तो होनी चाहिए, है ना? ऐसे मामला एकदम नील बटा सन्नाटा नहीं होना चाहिए। एनएवी कुछ तो होनी चाहिए, तो आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। सेकेंड रिडक्शन होती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, एक एक करके दोनों के ऊपर बात करते हैं। 30% ऑफ एनएवी, यानी कि इट इज अ फ्लैट रिडक्शन एंड इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना भी हुआ हो 30% देंगे। और यही रीजन होता है कि आपको बाकी कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में से। कुछ नहीं देखना, केवल और केवल 30%। 30% दे रहे हैं ना, दैट मीन्स उसके अंदर बाकी सारी आ गई। आपका रिपेयर विपेयर, फलाना ढिमकाना, इंश्योरेंस, जो भी होगा, वट एवर, बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, 30% के अंदर हमने उसे इंक्लूड कर दिया है। In case of self-occupied property where annual value is nil, assessee will not be entitled of 30%. किसका 30% करोगे? जब एनएवी नील है तो नील का 30% क्या आएगा? नील ही आएगा। ठीक है। 24B now section 24B is about your interest on borrowed capital.
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या बोलता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अंदर आपको इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, पूरे के पूरे इंटरेस्ट को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और एक होता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ओके, नाउ प्री कंस्ट्रक्शन नाम से समझ में आता है कंस्ट्रक्शन होने से पहले, तो कंस्ट्रक्शन होने से पहले का समय क्या कहलाया जाएगा, आपने जब लोन लिया वो, यानी कि डेट ऑफ लोन या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। भाई सपोज आपने लोन लिया सितंबर के अंदर, आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है से फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अंदर, तो दोनों में से बाद वाला कौन सा है, अक्टूबर। तो अक्टूबर से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम शुरू कर देंगे। जेन्युइन सी बात है ना, जब लोन लिया, सपोज कंस्ट्रक्शन पहले चालू कर दिया, लोन बाद में लिया, तो बाद में लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट भी तब से ही चालू करेंगे। अब वैसे वर्षा केस देखें, लोन पहले ले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में करा, बीच में कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है असिसी कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर पाया, तो इसीलिए गवर्नमेंट इस बात को समझती है और जब कंस्ट्रक्शन करवाओगे या तो तब से या फिर जब लोन ले लिया, दोनों में से जो बाद वाली डेट है वहां से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होता है। ठीक है, कहां तक चलेगा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो ये चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड से जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आता है, जब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आया होगा वहां तक, और अगर पहले ही रीपेमेंट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, तो बात ही अलग है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, प्री कंस्ट्रक्शन डेट ऑफ लोन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, वहां से हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करके आपको डिडक्शन देंगे। ओके, टिल कहां तक, तो ये आपको देंगे हम डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड से जस्ट पहले वाला 31 मार्च। ठीक है, ये तो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वाला जो टाइम है, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया वहां से लेकर के रीपेमेंट तक का टाइम कहलाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक हो गया कंस्ट्रक्शन से पहले का टाइम, एक हो गया कंस्ट्रक्शन के बाद का टाइम। डन, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट। लेट आउट के लिए देयर इज नो लिमिट, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन नो लिमिट। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए देयर इज अ लिमिट। क्या लिमिट है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और लोन आपने ऑन और आफ्टर 1/4/99 लिया है एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 5 साल में खत्म हो गया होना चाहिए, तो इसके अंदर दो कंडीशंस आ गई है। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हो, प्लस 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए। ज्यादा खींचोगे नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो 5 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। एक्विजिशन के लिए ले रहे हो तो ऑफकोर्स 5 साल वाली कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि एक्वायर कर लिया आपने ऑलरेडी। ठीक है, तो अब प्री और पोस्ट देखा था, प्री वाला तो पूरा मतलब जो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले वाला इंटरेस्ट होगा। ओके, जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा वो आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाएगा। डन, रिवीजन में वापस रिवीजन करवा देती हूं मैं आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। तो सबसे पहले देखना है प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन से पहले वाला समय, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद वाला समय। प्री कंस्ट्रक्शन कब से लेंगे, आपने जब लोन लिया या फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, विच एवर इज लेटर, से लेकर के कब तक का, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वहां से जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आता है वो, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट है वो 5 साल में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पोस्ट कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद वाला समय,
कब तक का? रीपेमेंट तक का समय, ठीक है। देन लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट के लिए नो लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट है। अगर आपने लोन लिया ऑन और आफ्टर 1/4/99, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर्पस, कंस्ट्रक्शन 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए, अगर ये तीनों पर्पस फुलफिल करते हो तो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख की। नहीं कोई अदर केस है तो लिमिट है 30,000 की। अदर केस क्या हो सकता है? सपोज आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, आपने लोन 99 के पहले का लिया हुआ है, या आपने लोन रिपेयर पर्पस के लिए लिया हुआ है, नहीं मिलेगा। 30,000 की रिडक्शन मिलेगी, 2 लाख की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी। ओके डन। नाउ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे, कि अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है ऑन अ फ्रेश लोन, फ्रेश लोन मतलब आपने नया लोन लिया है पुराने हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए। मैंने नया लोन लिया, जैसे आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल देखिए। मुझे सपोज मैंने एक बैंक लिया आईसीआईसीआई, वहां से मैंने लोन बोरो करा, 9% की रेट से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एसबीआई बैंक मुझे बोल रहा है कि हम आपको 8.5% पे देंगे, तो मुझे एसबीआई में फायदा मिलेगा। तो मैंने क्या करा, एसबीआई से लोन लेकर के आईसीआईसीआई को चुका दिया। अब ये जो एसबीआई से लोन लिया, ये लोन कौन से पर्पस में काम में आया? मेरे कंस्ट्रक्शन वाले लोन को चुकाने के लिए। तो इस फ्रेश लोन को हम मान लेंगे कि ये आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, और इसके इंटरेस्ट की रिडक्शन एज यूजुअल 24B में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट की रिडक्शन पेमेंट बेसिस पे नहीं मिलती है, ड्यू बेसिस पे मिलती है। जाओ ऐश करो, ऐसा बोला एक्ट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा और उस पे भी इंटरेस्ट लग गया, एक तरीके से पेनल्टी। अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूं तो पेनल्टी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और द कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन। इस बात की कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। ये सब रिडक्शन क्यों नहीं मिलती है? अरे 30% दे रहे हैं ना आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, इसलिए, और कोई सी भी रिडक्शन नहीं देते। डन। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हाउस प्रॉपर्टी का, वो कवर हो गया। अब हम आगे के कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। तो और मैं केसेस ले रही हूं हाउस प्रॉपर्टी के, दैट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, आई होप आपको ये तो पता होगा कि मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। उससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वो डीम्ड लेट आउट हो जाएगी। अब डीम्ड लेट आउट हमारा मन है हम किसे मानेंगे, तो हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी की इनकम हमें लग रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी की इनकम अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं हो पा रही है, यानी कि हम लेट आउट किसको मानेंगे? जब लेट आउट मान लेंगे तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो टैक्सेबल हम क्या करना चाहते हैं? कम से कम इनकम। तो जिसकी इनकम कम से कम आ रही है ना, हम उसे डीम लेट आउट मान लेते हैं। ओके। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? तो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। एनुअल वैल्यू निल रहेगी। क्यों निल रहेगी? क्योंकि जीएवी नहीं आएगी। जीएवी नहीं आएगी, म्युनिसिपल टैक्स क्या डिडक्ट करोगे? वो निल आ गया, वो निल आ गया, दैट मींस एनएवी निल आ गई, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू जो है वो आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में या फिर अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के केस में ले सकते हो। 2 से ज्यादा अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो ज्यादा वाली, मतलब सपोज आपके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं और चारों की चारों आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो हम केवल 2 आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट देंगे निल का, बाकी की 2 लेट आउट मान लेंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है तुम्हें किसको लेट आउट मानना है, किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। देखो कितनी छूट देते हैं, है ना। कितना प्यारा एक्ट है, इतनी छूट देगा आपको। ओके। नो रिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स इन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स ये बात है, ये बात तो हम समझते हैं। आप नहीं भी बताते तो भी हम आपकी भाषा समझ जाते हैं, हम आपके मन की फीलिंग समझ जाते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट केस वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी एक ही साल में लेट आउट भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। उस केस में क्या करा जाता है, तो इफ सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर रिमेनिंग, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो एज यूजुअल कंप्यूट करोगे, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही आप कंप्यूटेशन करोगे एज यूजुअल। डन। क्या बोला मैंने, अगर एक ही प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड भी कर रखी है और लेट आउट भी कर रखी है एंड जेन्युइनली, ठीक है, मतलब जिनका बिजनेस नहीं होता है ना, जैसे नॉर्मली आज हम बात करते हैं तो हमारे घर में क्या है, हम भी रह रहे हैं और टेनेंट भी रह रहे हैं, यानी कि वही एक प्रॉपर्टी आपने लेट आउट भी कर रखी है और आपने उसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड भी बना रखा है। आप भी रह रहे हो, टेनेंट भी रह रहा है, दोनों मिलजुल करके भाईचारे की तरह भाई भाई करके रह रहे हैं। तो उस भाई भाई के चक्कर में क्या होगा, भाई भाई के चक्कर में आप कंप्यूटेशन पूरी की पूरी करोगे, यानी कि एज इफ होल प्रॉपर्टी इज लेट आउट। अब करो भाई भाई, ओके, सारी चीजें एज यूजुअल कंप्यूट होगी, मतलब इसको एक अलग से केस मानो ही मत। आधा लेट आउट आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर था फॉर पार्ट ऑफ द ईयर तो कुछ भी मत मानो, आप क्या मानो इसमें जेन्युइन, मतलब जनरली जैसे कंप्यूटेशन करते हैं वैसे करनी है। नाउ अभी पोर्शन वाइज बात कर लेते हैं। सम पोर्शन इज लेट आउट एंड सम पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जितना पोर्शन लेट आउट है वो आपका कैसे पता लगेगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। इतना फ्लोर स्पेस या इतने फ्लोर्स, एक फ्लोर लेट आउट कर रखा है, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, दोनों आइडेंटिकल फ्लोर हैं, तो ठीक है, जो लेट आउट कर रखा है उसकी हम लेट आउट की तरीके से लेंगे, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी उसके तरीके से लेंगे, यानी कि पोर्शन वाइज कंप्यूटेशन होगी। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट अगर अलग से दे रखा है वेल एंड गुड, नहीं दे रखा अपोर्शनमेंट करोगे। किस बेसिस पे, फ्लोर स्पेस के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, नंबर ऑफ फ्लोर्स के बेसिस पे, ऐसा। ठीक है, ये आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट। अभी बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की। तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है उसमें इंपॉर्टेंट आता है रूल 4। अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको उसको एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करना है। अभी कब डिडक्ट करने के लिए मिलता है, तो अगर आप रूल 4 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो ही आपको अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट करने के लिए दिया जाएगा। रूल 4 की कंडीशंस क्या बोलती हैं भाई, टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने आपका घर खाली कर दिया होना चाहिए और आपने नेसेसरी स्टेप्स लिए होने चाहिए उसको खाली करवाने के लिए। ठीक है। थर्ड क्या बोलती है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाकर के नहीं रहना चाहिए, है ना, हमसे होशियारी नहीं बिल्कुल भी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि असेसी ने जो अनपेड रेंट है उसकी रिकवरी के लिए भी नेसेसरी स्टेप्स लिए। देखो बी वाला पॉइंट तो क्या बोलता है, खाली करवाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स। डी वाला पॉइंट क्या बोलता है, रिकवरी के लिए नेसेसरी स्टेप्स। ठीक है, तो अगर ये चारों कंडीशंस आपने फुलफिल करी है तो हम बोलेंगे कि आपने रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है। रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है। और अगर आप रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट की रिडक्शन मिल जाएगी। जाओ मजे करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पर सिमरन जी नहीं पा रही ज्यादा टाइम, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो गया, अब क्या करें, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। खुशी भी है दुख भी है, इनकम हो गई टैक्स देना पड़ेगा, इनकम हो गई खुशी है। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल करो इमोशंस को। सेक्शन 25A, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट क्या होता है मैडम, आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो अनरियलाइज्ड रेंट बताया। तो बेसिकली अरियर ऑफ रेंट होता है, जैसे सपोज आज मैंने डिसाइड करा कि मुझे रेंट बढ़ाना है अपनी जगह का, और मैं ये जो डिसीजन ले रही हूँ ना ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ले रही हूँ। मतलब मैंने पिछले 2 सालों से रेंट नहीं बढ़ाया, आज जाकर के मैं रेंट बढ़ा रही हूँ 2024 के अंदर, तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो बढ़ा हुआ रेंट है ना ये 23 और 22 में भी लागू होगा। तो 22 और 23 में जो भी एक्सेस अमाउंट है वो मुझे दो। सामने वाला बोलेगा क्यों दो, तो फिर चलो कोर्ट,
कोर्ट में जाएंगे, अरियर ऑफ रेंट का अगर आपका रिकवरी हो जाती है, जो भी डिसीजन आता है उस अकॉर्डिंग, तो आपके लिए वो अरियर क्या है, इनकम है। इनकम है तो टैक्स दो। अभी कितना टैक्सेबल, कितना एग्जेम्प्ट, तो 70% टैक्सेबल, यानी कि 30% एग्जेम्प्ट, सिंपल। और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट इसके अंदर हमारा कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट क्या बोलता है, कंपोजिट रेंट होता है यानी कि आपको अगर कंबाइंड रेंट मिला है, कंबाइंड रेंट मिले, सुर मेरा तुम्हारा, इग्नोर माय वॉइस, ओके। अगर आपको कंबाइंड रेंट यानी कि रेंट आप सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे सपोज आप सोसाइटी में रहते हो, आप फ्लैट में रहते हो, तो उसकी लिफ्ट भी काम में लेते हो, उसकी सीढ़ियां भी काम में लेते हो। सपोज आपको फ्लैट सेमी फर्निश्ड मिला है, उसमें आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिली है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिली है आपको, फर्नीचर वगैरह आपको, वार्डरोब अटैच्ड मिली है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अब हम रेंट को या तो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, हम फर्नीचर की वैल्यू और ये सब सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट कर सकते हो तो जितना बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो अदर रेंट है यानी कि जो फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड रेंट है वो आपका जाएगा पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेज, एज द केस मे बी। किराए पे देना बिजनेस है, पीजीबीपी नहीं है, अदर सोर्स, बचा कुचा कहां जाता है, अदर सोर्स में, ठीक है। और अगर सेपरेबल नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, फिर रोल किसका आता है, पीजीबीपी या फिर अदर सोर्स, ओके। एक और छोटू सा पॉइंट, अगर आपने प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करके रखी हुई है तो आपको निल एनएवी का बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से 2 साल तक भी लेट आउट नहीं हुई है, क्या बोला मैंने, इफ नॉट लेट आउट, बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू कैन बी क्लेम्ड फॉर 2 years फ्रॉम सीओसी। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने के 2 साल तक आप निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हो, अगर वो 2 साल में आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं हुई है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जेन्युइन कंप्यूटेशन होगी, और क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसके अंदर पॉइंट आता है को ओनरशिप का। को ओनरशिप मतलब कि आप एक हाउस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के ओनर हो। मतलब सपोज ए जो है वो 25% ओनरशिप रखता है, बी जो है वो 75% ओनरशिप रखता है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल कंप्यूटेशन करो जैसे करते हो उस तरीके से, और लास्ट में जाकर के 25 और 75 में डिवाइड कर दो, बस, ठीक है। दिस वॉज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसे हमने रिवाइज कर लिया है इन 32 minutes, which is very nice. Like, I don't know. Okay, so now I hope this will be helpful to you all. Thank you.